Hi friends, my name is Shakti Singh. I welcome all of you to my YouTube channel Classic Classroom. We are going to discuss again 5 common mistakes English learners make. आज फिर से बात करते हैं 5 सामान्य गलतियों की जो फॉरेन इंग्लिश लर्नर्स इंग्लिश बोलते हुए करते हैं। फॉरेन इंग्लिश लर्नर्स से मेरा मतलब है उन स्टूडेंट्स से जो अपनी मातृभाषा के माध्यम से इंग्लिश सीखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। चलिए पहले हम बात करेंगे होम और हाउस की। हम यह देखेंगे कि इन दोनों वर्ड्स में क्या अंतर होता है। होम और हाउस में वही अंतर होता है जो अंतर घर और मकान में होता है। होम यानी कि घर उस जगह को कहते हैं जहाँ कोई अपनी फैमिली के साथ रहता है। वो जगह कुछ भी हो सकती है, टेंट, गुफा या आलीशान मकान। चलिए इस बात को उदाहरण के साथ समझते हैं। A forest is home to many animals. एक जंगल कई जानवरों का घर होता है। Fresh water is home to many fish. साफ पानी कई मछलियों का घर होता है। अब वो साफ पानी की झील भी हो सकती है, साफ पानी की नदी भी हो सकती है और साफ पानी का तालाब भी हो सकता है। A footpath is home to many poor people. फुटपाथ कई गरीब आदमियों का घर होती है। बहुत से ऐसे गरीब आदमी होते हैं जिनके पास खुद का मकान नहीं होता और वो लोग फुटपाथ पे रहते हैं और फुटपाथ ही उनका घर होती है। पहले वाक्य में होम एक जंगल को बताया गया है। दूसरे वाक्य में होम यानी कि घर फ्रेश वाटर को बताया गया है। तो तीसरे वाक्य में होम यानी कि घर एक फुटपाथ को बताया गया है। यहाँ से एक बात स्पष्ट होती है कि होम कोई बिल्डिंग या इमारत नहीं होती। होम एक जगह होती है जहाँ कोई अपने परिवार के साथ रहता है। चलिए अब हम बात करेंगे हाउस की। हाउस यानी कि मकान। ए हाउस इज ए बिल्डिंग विच इज मेड ऑफ कंक्रीट, वुड एंड स्टोन। हाउस एक इमारत होती है जो कि सीमेंट, लकड़ी और पत्थर की बनी होती है। इस बात को हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर एक fill in the blank क्वेश्चन दिया गया है जिसके ऑप्शन है माई हाउस, माई होम। अब आप इस वाक्य को कैसे कंप्लीट करेंगे? क्या आप ये कहेंगे आई गॉट माई हाउस पेंटेड लास्ट वीक, या फिर ये कहेंगे आई गॉट माई होम पेंटेड लास्ट वीक? अगर आप ये कहते हैं आई गॉट माई हाउस पेंटेड लास्ट वीक तो आप सही हैं, क्योंकि हाउस एक इमारत को दर्शाता है जिसे पेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं आई गॉट माई होम पेंटेड लास्ट वीक तो वो वाक्य गलत होगा। वो इसलिए क्योंकि होम से यह स्पष्ट नहीं होता कि आप किस तरह की जगह की बात कर रहे हैं। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि होम कोई जगह होती है जहाँ पर कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है। और वो फुटपाथ भी हो सकती है, वो कोई टेंट भी हो सकता है, और कोई घास फूस की झोपड़ी भी हो सकती है, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है। लेकिन क्या किसी घास फूस की झोपड़ी को पेंट किया जा सकता है जैसा कि आपको तस्वीर में दिखाया गया है?
ऑब्वियसली नॉट। तो इसलिए यह वाक्य गलत होगा अगर आप इस वाक्य में माई होम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि माई होम से स्पष्ट नहीं होता कि आप किस तरह की जगह की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दो तस्वीरें दिखाई गई हैं। माई एक तस्वीर में आपको एक परिवार दिखाया गया है और दूसरी तस्वीर में आपको एक इमारत दिखाई गई है। तो इन दोनों तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि होम और हाउस में क्या फर्क होता है। यहाँ एक खाली हाउस यानी कि मकान, घर तब बनता है जब उसमें कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहने आता है, तो वो खाली इमारत यानी वो हाउस उस परिवार के लिए होम बन जाती है। देखिए दोस्तों, अब हम फिर से बात करेंगे होम की और एक दूसरे वर्ड अब्रॉड की। होम के बारे में तो हम पहले ही डिटेल में बात कर चुके हैं। होम का अर्थ भी आपको पता चल चुका है। अगर हम बात करें अब्रॉड की, तो अब्रॉड अगर एडवर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो इसका अर्थ होता है किसी बाहर देश में रहना या किसी बाहर देश में जाना। अगर हम बात करें अब्रॉड की एज ए नाउन, अगर अब्रॉड का प्रयोग नाउन की तरह होता है तो इसका अर्थ होता है विदेशी जमीन और विदेशी धरती। तो दोस्तों, बहुत से लोग इन दोनों वर्ड्स का प्रयोग करते हुए ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं। वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्यों होती हैं? वो इसलिए होती हैं कि उनको यह पता नहीं होता कि हमें होम और अब्रॉड का प्रयोग कब एडवर्ब की तरह करना है और कब नाउन की तरह करना है। किसी भी वर्ड का सही प्रयोग आप किसी वाक्य में तभी कर सकते हैं जब आपको यह पता हो कि वो वर्ड उस वाक्य में क्या रोल निभा रहा है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अगर होम और अब्रॉड वाक्य में डेस्टिनेशन अर्थात गंतव्य स्थान यानी कि मंजिल की तरह यूज हों तो वो एडवर्ब का रोल निभाते हैं। गंतव्य स्थान या मंजिल से मेरा मतलब है वो जगह जहाँ आपको जाना है या पहुँचना है। दूसरा, अगर आप अब्रॉड को रहने और ठहरने के स्थान की तरह प्रयोग करते हैं तब भी अब्रॉड एडवर्ब का रोल निभाता है। इसके अलावा आप इन दोनों वर्ड्स को जिस भी रूप में प्रयोग करेंगे वो नाउन की तरह ही प्रयोग होंगे। अगर ये दोनों वर्ड्स एडवर्ब की तरह प्रयोग होते हैं तब इनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। अगर ये दोनों वर्ड्स नाउन की तरह प्रयोग होते हैं तब आपको इन दोनों वर्ड्स के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। अब हम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे कि हमें कब होम
एंड अब्रॉड का प्रयोग एडवर्ब की तरह और कब इन दोनों वर्ड्स का प्रयोग नाउन की तरह करना चाहिए। चिल्ड्रन कम होम एट 5 o'clock। बच्चे 5 बजे घर पहुंचते हैं। इस वाक्य में बच्चों को घर पहुंचना है। होम उनका डेस्टिनेशन प्लेस है, इसलिए होम यहाँ एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। होम के एडवर्ब होने के कारण उसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ है। उसके सामने वाला वाक्य देखिए। चिल्ड्रन आर एट होम एट 5 o'clock। बच्चे 5 बजे घर पर होते हैं। इस वाक्य में 5 बजे घर पर बच्चों की उपस्थिति बताई गई है। यहाँ होम डेस्टिनेशन प्लेस नहीं है, इसलिए इस वाक्य में होम नाउन का रोल प्ले कर रहा है। होम से पहले प्रीपोजिशन एट आई है। दूसरा एग्जाम्पल, चिल्ड्रन ब्रॉट ए स्ट्रे पप्पी होम। बच्चे आवारा कुत्ते के बच्चे को लेकर घर आए। यहाँ होम एक डेस्टिनेशन प्लेस है, वह एडवर्ब का रोल निभा रहा है, इसलिए एडवर्ब से पहले प्रीपोजिशन नहीं आई है। वी हैव ए क्यूट पप्पी एट होम। हमारे घर पर एक प्यारा कुत्ते का बच्चा है। यहाँ पर होम डेस्टिनेशन प्लेस नहीं है, इसलिए वो नाउन है और होम से पहले प्रीपोजिशन एट है। सरोज विल बी होम बाय 6 o'clock। सरोज 6 बजे तक घर पर आ जाएगी। यहाँ पर सरोज को घर पर 6 बजे तक पहुँचना है। होम उसका डेस्टिनेशन प्लेस है, इसलिए एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है, इसलिए सेंटेंस में होम विदाउट प्रीपोजिशन आया है। सामने वाला वाक्य देखिए। सरोज विल बी एट होम 6 o'clock। सरोज 6 बजे घर पर मिलेगी। यहाँ पर होम डेस्टिनेशन प्लेस नहीं है, इसलिए वह नाउन का रोल प्ले कर रहा है, इसी कारण होम से पहले प्रीपोजिशन आई है। He went abroad last year। वह पिछले साल विदेश गया था। यहाँ abroad डेस्टिनेशन प्लेस के अर्थ में आया है, वह एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है, इसलिए विदाउट प्रीपोजिशन आया है। सामने वाला वाक्य देखिए। He came back from abroad last year। वह पिछले साल विदेश से आया था। यहाँ पर वह विदेश से अपने देश वापस आया था। यहाँ abroad डेस्टिनेशन प्लेस नहीं है, बल्कि उसका अपना देश डेस्टिनेशन प्लेस है, इसलिए यहाँ abroad नाउन है, इसलिए प्रीपोजिशन फ्रॉम के साथ आया है। She studies abroad। वह विदेश में रहकर पढ़ाई करती है। यहाँ पर abroad एडवर्ब है, इसलिए विदाउट प्रीपोजिशन आया है। सामने वाला वाक्य देखिए। इसी सेंटेंस को इसी अर्थ के साथ दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं। शी स्टडीज इन ए फॉरेन कंट्री। यहाँ पर अब्रोड की जगह हमने एक फॉरेन कंट्री का यूज किया है। यह एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इन यहाँ प्रीपोजिशन है और फॉरेन कंट्री उसका ऑब्जेक्ट है। अब आप इन वाक्यों को देख के बता सकते हैं कि कौन से वाक्य गलत हैं और उनके गलत होने का कारण क्या है। जैसे कि पहले दो वाक्य देखिए। ही इज गोइंग टू होम, ही इज गोइंग होम। इन दोनों वाक्यों में होम एक डेस्टिनेशन प्लेस है, इसलिए जिस वाक्य में होम विदाउट प्रीपोजिशन यूज हुआ है वही वाक्य ठीक है। अब दूसरे दो वाक्य देखिए। इन दोनों वाक्यों में अब्रोड डेस्टिनेशन प्लेस है, तो जिस वाक्य में अब्रोड विदाउट प्रीपोजिशन आया है वही वाक्य ठीक है। हमारे
नेक्स्ट वर्ड्स हैं ब्रिंग एंड फैच। इन दोनों वर्ड्स को लेकर भी कंफ्यूजन बना रहता है। दोनों अर्थ में ऑलमोस्ट सेम होते हैं पर एग्जैक्टली सेम नहीं होते। दोनों के अर्थ यानी कि मीनिंग में कुछ अंतर होता है। अगर हम उस अंतर को नहीं जानते तो हम दोनों के प्रयोग में गलती कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ब्रिंग और फैच दोनों का अर्थ होता है कोई चीज़ लेकर आना, परंतु फिर भी दोनों के अर्थ में थोड़ा सा अंतर होता है। अब हम उसी अंतर पर बात करेंगे। ब्रिंग का प्रयोग हम तब करते हैं जब आप उस वस्तु के पास खड़े हो जो आपसे मंगवाई जा रही है। मान लो आप खाना खा रहे हो, आपको एक गिलास पानी चाहिए। आपकी मम्मी किचन में है जहाँ पर पानी का मटका या फ्रिज रखा है। तब आप अपनी मम्मी से कहोगे, मम्मी प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ऐसे ही दोस्तों, जब आप कक्षा में अपनी सीट पर बैठे हो और आपके टीचर आपसे आपकी नोटबुक मंगवाते हैं तो वो आपसे कहते हैं ब्रिंग मी योर नोटबुक, क्योंकि आपकी नोटबुक आपकी सीट पर है, आप अपने साथ लेकर जाओगे। अब हम बात करेंगे फैच की। फैच का सही अर्थ होता है जाकर लाना, मतलब पहले आप उस वस्तु के पास जाओगे, फिर उस वस्तु को लेकर आओगे जो आपसे मंगवाई जा रही है। यानी कि आप उस वस्तु से दूर खड़े हो जो आपसे मंगवाई जा रही है। मान लो आपकी मम्मी आपको खाना देने आपके पास आई है। आप उनसे कहते हैं कि आपको एक चम्मच चाहिए। तब आपकी मम्मी को पहले किचन में जाना होगा, फिर वो वापस आपको चम्मच देने आएंगी। इस सिचुएशन में आप कहोगे, मम्मी प्लीज़ फैच मी ए स्पून। अगर आपके टीचर आपको पहले अपने पास बुलाते हैं और फिर वो आपको वापस जाकर अपनी सीट से नोटबुक लाने को कहते हैं, तब आपके टीचर आपसे कहेंगे फैच मी योर नोटबुक। यहाँ पर आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि जब आप किसी वस्तु के नज़दीक हों, वस्तु वो जो आपसे मंगवाई जा रही है, तब सामने वाला आपसे कहता है ब्रिंग मी दैट थिंग। लेकिन अगर जो व्यक्ति आपसे कोई चीज़ मंगवा रहा है वो आपसे ये कहे कि कोई वस्तु आपको जाकर लानी है, मतलब पहले आप उस वस्तु के पास जाओगे और फिर वो वस्तु वहाँ से उस व्यक्ति को लाकर दोगे, तब आप से वो व्यक्ति कहेगा फैच मी दैट थिंग। यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब उनसे हम दोनों वर्ड्स के बीच का अंतर समझेंगे। My dog sitting by the door every morning and it brings newspaper to me. मेरा कुत्ता हर सुबह दरवाजे पर बैठता है और मुझे अखबार लाकर देता है। यहाँ पर कुत्ते को अखबार लेने जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कुत्ता पहले से ही दरवाजे पर बैठा होता है और वो अखबार लाकर मुझे देता है। दूसरे वाक्य में
I play frisbee with my dog. I throw a disc away and it runs, catches it and fetches it to me. मैं अपने कुत्ते के साथ फ्रिस्बी खेलता हूँ। मैं एक डिस्क फेंकता हूँ, वह उस तोड़ता है, उसको पकड़ता है और मुझे लाकर देता है। इस सिचुएशन में कुत्ते को पहले डिस्क को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़कर जाना होगा। जब वह उस डिस्क को पकड़ लेगा तब वो वापस लेकर मेरे पास आएगा। तो पहले एग्जाम्पल में हम रिंग का यूज करते हैं और दूसरे एग्जाम्पल में हम फैच का यूज करते हैं। Tall and high are very common words, yet they create confusion. हालांकि tall and high बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले वर्ड्स हैं, फिर भी दोनों वर्ड्स को लेकर कंफ्यूजन बना रहता है। चलिए दूर करते हैं इस कंफ्यूजन को। tall वर्ड किसी व्यक्ति या वस्तु की कंप्लीट हाइट के साथ साथ उसके लंबे चौड़े डील डोल अर्थात आकार को दर्शाता है। टॉल वर्ड जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ प्रयोग होता है वह ग्राउंड को टच करती है, वो ग्राउंड जिस पर वस्तु खड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल, ए टॉल बिल्डिंग, a tall tree and a tall tower। एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और याद रखने लायक है, किसी जीवित वस्तु यानी कि किसी व्यक्ति या जानवर की हाइट यानी कि ऊंचाई बताने के लिए हम टॉल वर्ड का ही प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए टॉल मैन, ए टॉल वुमन। हम यह भी बोल सकते हैं ए 6 feet tall man, ए 6 feet tall woman। अगर मैं कहूँ ए टॉल जिराफ, जब हम एक टॉल जिराफ की बात करते हैं तो हम उसकी जमीन से लेकर उसके सर तक की ऊंचाई की बात करते हैं। हाई वर्ड हमें ग्राउंड से और फ्लोर से वस्तु तक के बीच की दूरी बताता है। यहाँ पर वस्तु जमीन को टच नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, ए हाई शेल्फ, ए हाई विंडो, ए हाई रूफ एंड ए हाई फ्लाइंग बर्ड। जब कोई शेल्फ जहाँ तक आपका हाथ नहीं जाता आप उसकी बात करते हैं तो आप उस शेल्फ को कहते हैं ए हाई शेल्फ। अगर कोई विंडो बहुत ऊंची हो जिसके द्वारा बाहर देखना मुश्किल हो तो हम कहते हैं ए हाई विंडो। अगर किसी कमरे की छत बहुत ऊंची हो तो हम कहते हैं ए हाई रूफ। अगर कोई बर्ड बहुत ऊंचा उड़ रहा हो हम कहते हैं ए हाई फ्लाइंग बर्ड। लेकिन जब हमें किसी ऐसी वस्तु की हाइट बतानी हो जो ग्राउंड को टच कर रही है तो हम हाई और टॉल दोनों वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम निर्जीव यानी कि लाइफलेस वस्तुओं की बात कर रहे हैं। अब हमें यह देखना है कि ऐसी सिचुएशन में हम कब टॉल और कब हाई वर्ड का
प्रयोग कर सकते हैं। अगर वस्तु की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से बहुत कम हो तब हम टॉल वर्ड का प्रयोग करते हैं, परंतु यदि वस्तु की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से बहुत ज़्यादा हो तो हम हाई वर्ड का प्रयोग करते हैं। चलिए इसी बात को हम एग्जाम्पल्स से समझते हैं। ए हाई वॉल, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है, दीवार की चौड़ाई उसकी ऊंचाई यानी कि हाइट से बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम कहेंगे ए हाई वॉल। सामने वाली तस्वीर में एक पेड़ दिखाया गया है। ए टॉल ट्री, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है, पेड़ के तने की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से बहुत ही कम है, इसलिए हम कहेंगे ए टॉल ट्री। अगर हम बात करें दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की, तो हमेशा लिखा जाता है द हाईएस्ट माउंटेन। द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट, क्योंकि माउंटेन की हाइट उसकी चौड़ाई से बहुत कम होती है। माउंटेन बहुत ही ज़्यादा बड़े क्षेत्रफल में फैला होता है, इसलिए उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए हम कहते हैं द हाईएस्ट माउंटेन। किसी भी माउंटेन यानी पर्वत की बात करते हुए जब हम उसकी हाइट की बात करते हैं तो हमेशा हाई वर्ड का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं ए हाई माउंटेन, ना कि ए टॉल माउंटेन। ऐसे ही अगर हम दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग की बात करें तो हम लिखते हैं ए टॉलेस्ट बिल्डिंग, क्योंकि सबसे ऊंची बिल्डिंग की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से बहुत कम है। वैसे तो हर ऊंची बिल्डिंग की चौड़ाई उसकी लंबाई से बहुत कम होती है, इसीलिए हम कहते हैं ए टॉल बिल्डिंग। और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को हम कहते हैं द टॉलेस्ट बिल्डिंग। द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड इज बुर्ज खलीफा। अगले दो कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स हैं ले एंड लाई। ले एक ट्रांसिटिव वर्ब है। इस वर्ब को अपना वाक्य कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ले का पास्ट टेंस लेड होता है। ले का अर्थ है लेटाना। लाई एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। इसे अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। लाई का पास्ट टेंस लेट होता है। लाई का अर्थ है लेटना। चलो इसी बात को एग्जाम्पल्स से समझते हैं। मदर लेज द बेबी इन द क्रैडल। माता बच्चे को पलने में लेटाती है। यहाँ पर मदर सब्जेक्ट है, जबकि बेबी वाक्य में वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अगर आप वाक्य को बिना ऑब्जेक्ट के लिखते हो तो वाक्य इनकम्प्लीट रहता है। अगर आप लिखते हो कि मदर लेज इन द क्रैडल, माता पलने में लिटाती है, क्या वाक्य कंप्लीट लग रहा है? क्या आपको पता चल रहा है माता पलने में किसे लिटाती है? इसलिए विदाउट ऑब्जेक्ट आप इस वाक्य को कंप्लीट नहीं कर सकते।
साथ वाला वाक्य, ही लाइज ऑन द बेड एट नाइट, वह रात को बिस्तर पर लेटता है। यह वाक्य पूरी तरह से कंप्लीट है। सेंटेंस को वर्ब के साथ किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दो वाक्य दिए गए हैं, दोनों ही वाक्य सही हैं और कंप्लीट हैं। पहला वाक्य, द सिक पर्सन ले ऑन द बेड, बीमार व्यक्ति बिस्तर पर लेटा था। यह पास्ट का वाक्य है। यहाँ लाई वर्ब के पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह वाक्य बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट है। साथ वाला वाक्य, ले द इंजर्ड पर्सन ऑन दिस रग, घायल व्यक्ति को इस कपड़े पर लिटा दो। यह प्रेजेंट का इंपेरेटिव वाक्य है, इसलिए बेस वर्ब ले का प्रयोग हुआ है। इसलिए इस वर्ब को अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है। यहाँ पर वर्ब का ऑब्जेक्ट है इंजर्ड पर्सन, जिसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। ले एक प्रेजेंट टेंस की वर्ब तो है ही, साथ में वह लाई की पास्ट टेंस की वर्ब भी है। इसलिए हमें दोनों दिए गए वाक्यों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। पहले हमें वाक्यों के टेंस को पहचानना चाहिए ताकि हमें वाक्य का सही अर्थ मालूम हो। Thanks for watching this video. Please subscribe my channel and share and like my videos. हमारी टैगलाइन है, The more you know, the more you grow.